अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रेनेसां पीरियड का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इंग्लिश लिटरेचर का भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी विट्स। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी विट्स एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर। टाइम को ज़ाया किए बगैर अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सिटी विट्स एक्चुअली में है कौन। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी विट्स आए क्यों और कहाँ से आए। अब क्या हुआ कि जब रेनेसां पीरियड चल रहा था उस टाइम पीरियड पे ड्रामा की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही थी, तो थिएटर्स भी बहुत ज़्यादा बनने लग पड़े थे। क्योंकि जब थिएटर्स बन गए थे तो तब क्या हुआ, कंपटीशन शुरू हो गया ड्रामा के दरमियान में। और जो ड्रामा था उसमें न्यूनेस चाहिए ही चाहिए थी कि कुछ ना कुछ न्यू आए ड्रामा के अंदर। और जो मैनेजर्स थे वो ऐसे आदमियों को ढूंढ रहे थे, ऐसे लोगों को ढूंढ रहे थे जो ओल्ड प्लेस को क्या करें, पैचअप कर दें न्यू मैटर्स के साथ। फिर 16 सेंचुरी के एंड पे क्या हुआ, एक ग्रुप आया हमारे सामने जो ऑक्सफोर्ड से और कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ था। इन्होंने ओल्ड ड्रामा को रिवाइज किया और बहुत से न्यू प्लेस लिखे। जो कॉमेडीज़ थी वो भी एग्जिस्टेंस में आ चुकी थी, जो ट्रेजेडी थी उसने भी एक शेप ले ली थी, प्लॉट और कैरेक्टराइजेशन थी वो भी डेवलप हो चुकी हुई थी। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड पे जो ये ग्रुप था लोगों का, उसमें टोटल 7 मैन थे। ये बेसिकली क्या थे, ये इंग्लिश प्ले राइट्स भी थे, पैम्फलेटर्स भी थे, जो कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे। ठीक है, और ये सेकुलर राइटर्स के तौर पे बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। तो इनमें जो 7 पीपल थे, 7 लोग थे, वो लोग कौन थे, उनमें क्रिस्टोफर मार्लो आ जाता है, रॉबर्ट ग्रीन आ जाता है, थॉमस नैश आ जाता है। ये तीनों जो थे ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। फिर आ जाता है नाम हमारे पास जॉन लिली का, थॉमस लोच का और जॉर्ज पील का, और ये तीनों ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे। फिर आता है हमारे पास थॉमस कीट का, जो बेसिकली तो यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा, लेकिन उसके इंटेलेक्चुअल की बेस पे उसको हम लोग यूनिवर्सिटी विट्स में काउंट करते हैं। तो बेसिकली द 7 स्टार्स ऑफ द कॉस्मोस, इनके बारे में ये कहा जाता है। और इन यूनिवर्सिटी विट्स में जो क्रिस्टोफर मार्लो है ना, उसको इनका सन कहा जाता है, और जो बाकी सारे राइटर्स हैं ना, उनको माइनर स्टार्स कहा जाता है, जो कि क्रिस्टोफर मार्लो के अराउंड घूमते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ। वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो यूनिवर्सिटी विट्स, ये जो टर्म है, ये जो फ्रेज़ है, ये इनके लाइफ टाइम में यूज़ नहीं हुई थी, लेकिन इनके जाने के बाद जॉर्ज सैंड्सबरी था, जिसकी पिक्चर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये पर्सन था, ये 19th सेंचुरी के अंदर जर्नलिस्ट था और एक ऑथर था। इसने इन राइटर्स के लिए यूनिवर्सिटी विट्स का नेम यूज़ किया था। खैर, ये तो बात हो गई कि जो यूनिवर्सिटी विट्स की टर्म किसने कॉइन की, वो जॉर्ज सैंड्सबरी ने की थी। तो अब हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की, कि जो यूनिवर्सिटी विट्स हैं उनका बेसिकली कंट्रीब्यूशन क्या था रेनेसां टाइम पीरियड के अंदर इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। तो ये क्या लेके आए थे, ये जितने भी मिस्ट्री और मोरालिटी प्लेस थे उनके अंदर चेंजेस लेकर आए थे। इसके बाद इन्हीं यूनिवर्सिटी विट्स की वजह से जो कॉमेडीज़ थी वो एग्जिस्टेंस में आई थी। जैसे कि निकोलस ओडल की जो फर्स्ट कॉमेडी थी राफ रोस्टर डॉस्टर, वो भी इन्हीं यूनिवर्सिटी विट्स की बेस पे उसने लिखी थी, क्योंकि इन्होंने कॉमेडीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके अलावा इन्होंने ट्रेजेडी को एक न्यू शेप दी थी। इनकी जो राइटिंग के प्लॉट्स थे वो लूज थे, लेकिन ये पहले थे जिन्होंने प्लॉट की बात की थी। इन्होंने आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन को इंट्रोड्यूस करवाया था, डेवलप करवाया था। ठीक है, जो करेक्टर्स थे वो ज़्यादा रियल हो चुके हुए थे। जो यूनिवर्सिटी विट्स थे ना, ये ग्रेट हीरोइक थीम के अंदर इंटरेस्टेड थे, और जो हीरोइक थीम्स थे उनको हीरोइक ट्रीटमेंट चाहिए था। तो इन्होंने उनको हीरोइक ट्रीटमेंट दिया। कैसे दिया, इन्होंने स्प्लेंडेड डिस्क्रिप्शन इंट्रोड्यूस करवाई, लॉन्ग अट्रैक्टिव स्पीचेस लिखी। इसके अलावा जो इनकी कॉमेडीज़ थी ना, उसके अंदर ह्यूमर बहुत ज़्यादा कम था, मतलब इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता था। दे लैक्ड ह्यूमर। इनका जो ह्यूमर था ना, ये इमेच्योर किस्म का था, हार्श किस्म का था। इन्होंने इकट्ठे भी काम किया, जैसे कि मार्लो ने काम किया था फ्लेचर के साथ। इन्होंने प्लेस लिखे और उन प्लेस को एक्ट भी कर
तो मैं बता रही थी इन्होंने प्लेस लिखे और इन्होंने प्लेस के अंदर एक्ट भी करके दिखाया था। इनमें से कुछ जिस तरह के लिली और पील थे, इन्होंने ड्रामा को पोइटिक ड्रामा बनाया। इसके अलावा दे चूज टू राइट फॉर द पब्लिक स्टेज, टेकिंग ओवर नेटिव ट्रेडिशंस। ये स्ट्रक्चर के अंदर न्यू कोहेरेंस लेकर आए थे और रियल विट एंड पोइटिक पावर लेके आए थे लैंग्वेज के अंदर। 1950s के डिकेड में शेक्सपियर से बिल्कुल पहले इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था और रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखी थी पॉपुलर ड्रामा के अंदर। इन्होंने जो नेटिव इंटरल्यूड थी उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया था शॉर्ट, सिंपल, ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट में, और जो क्रॉनिकल प्ले थे उनको एक पोटेंशियली ग्रेट ड्रामा बना दिया था। क्या करके? बाय राइटिंग प्लेज ऑफ क्वालिटी एंड डाइवर्सिटी। Thus, in the words of Nicole, it is right to state that they laid a sure basis for English theatre. So, ये इनका कंट्रीब्यूशन था रेनेसां पीरियड के अंदर, एलिजाबेथन ड्रामा के अंदर। अब हम इन जो यूनिवर्सिटी विट्स का हम लोगों ने जिक्र किया, इनका पर्सनल कंट्रीब्यूशन है वो देखते हैं वन बाय वन। पर्सनल कंट्रीब्यूशन, पर्सनल के स्पेलिंग गलत हो गए हैं, आप ठीक कर लीजिएगा। बात करते पहले जॉन लिली की। जो जॉन लिली है 1554 में पैदा हुआ और 1606 में इसकी डेथ हो गई। इसके जो प्लेज हैं वो अट्रैक्टिव लिरिक्स कंटेन करते हैं। ये फर्स्ट ड्रामाटिस्ट था जिसने जो है एसेंशियली हाई कॉमेडी लिखी थी। इसके जो प्लेज थे वो एक्सट्रीमली विटी थे करैक्टर के लिहाज से। इसका नाम जो है वो सीरीज़ ऑफ कोर्ट प्लेस के साथ भी अटैच किया जाता है, जो कि 18s के अंदर चिल्ड्रन प्ले किया करते थे, चिल्ड्रन परफॉर्म किया करते थे। ओवर परफॉर्मेंस चिल्ड्रंस कंपनीज ही करवाया करती थी। इसके बारे में जो वाइट और कॉलिन्स है उनका कहना है कि लिलीज ग्रेट सर्विस टू ड्रामा कंसिस्ट इन हीज राइटिंग प्लेज इन प्रोज, लिलीज स्पार्कलिंग डायलॉग्स गिव्स शेक्सपियर एन एक्सलेंट मॉडल टू फॉलो। तो बेसिकली इसने रस्ते हमवार किए, ठीक है, ही पेव द वेज फॉर शेक्सपियर। इसके जो बेस्ट प्लेज हैं अलेक्जेंडर एंड कंपस, मिडास, एनिमियन और सेफो एंड फाओ, ये इसके फेमस प्ले हैं। और इसका जो मेजर वर्क है वो है यूफियस। अब बात करते हैं नेक्स्ट राइटर की, जिनका नाम है जॉर्ज पील, जो 1558 में पैदा हुए, 1597 में इनकी डेथ हो गई। ये अपने पोएटिक स्टाइल और डेकोरेटिव फ्रेजेस की बेस पे बहुत ज़्यादा फेमस थे। इसने ड्रामा के अंदर कोई ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। ये बेसिकली जो ग्रेजुएट थे, क्राइस्ट चर्च कॉलेज ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट थे, और एक पॉइंट पे इन्होंने अपना जो अर्लियर करियर था एज अ विट उसको छोड़ दिया था और ऑफिशियल इकोमिया कहते हैं ट्रिब्यूट को, ठीक है, किसी को ट्रिब्यूट करने के लिए कुछ लिखना, वो लिखना शुरू कर दिया था इन्होंने। और पेजेंट्स को डायरेक्ट करवाया था। पेजेंट्स कहते हैं ऐसे शोज़, ऐसी परफॉर्मेंस जो पब्लिक एंटरटेनमेंट के ऊपर कंसिस्ट करती हो, इसमें जो कलरफुल कॉस्ट्यूम्स होते हैं और आउटडोर परफॉर्मेंस जो होती है ना हिस्टोरिकल सीन्स के अंदर, वो करवाई जाती हैं। तो इन्होंने उसके ऊपर काम किया था फॉर द सिटी। इसके अलावा जो इनको क्रेडिट दिया जाता है, इन्होंने सिर्फ जो एक प्ले लिखा फर्स्ट ब्लैक फ्रायर्स थिएटर के लिए, वो है द एरिगमेंट ऑफ पेरिस इन 1581। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इन्होंने इस प्ले के अलावा और भी प्लेज लिखे, जैसा कि इनके जो मेन प्लेज हैं वो है द एरिगमेंट ऑफ पेरिस, द फेमस क्रॉनिकल्स ऑफ किंग एडवर्ड वन, द ओल्ड वाइव्स टेल, द लव ऑफ किंग डेसिड एंड बाथशेबा। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड यूनिवर्सिटी विट्स की, जिनका नाम है रॉबर्ट ग्रीन, जो कि 1558 में पैदा हुए और 1592 में इनकी डेथ हो गई। ये अपने पावरफुल जो है ना रोमांटिक सेटिंग के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं। इन्होंने नोटेबल कंट्रीब्यूशन किया प्लॉट कंस्ट्रक्शन के अंदर और कैरेक्टराइजेशन के अंदर। इन्होंने वुमेन की एक्सीलेंट पोर्ट्रेट्स शो करवाई हैं। इसके अलावा ये एक ग्रेट पोइट भी थे, पैम्फलेटर्स भी थे, प्रोटो नॉवलिस्ट भी थे, प्ले राइट भी थे। इनका जो फर्स्ट पम्फलेट था उसका नाम था मैमिलिया, जो स्टेशनर्स के साथ रजिस्टर्ड हुआ था 1580 में, और ये फर्स्ट प्रिंट के अंदर अपेयर नहीं हुए थे। ये जॉन लिली की यूफियस के बाद अपेयर हुए थे, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक राइटर्स काउंट किए जाते हैं। इन्होंने 20 वर्क्स पब्लिश करवाए ओवर द नेक्स्ट 12 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। और इनके जो मेन प्लेज हैं वो हैं, यहाँ पे उनके नेम लिखे हुए हैं, द केमिकल हिस्ट्री ऑफ अल्फोनियस किंग ऑफ अरागोन, अ लुकिंग ग्लास फॉर लंडन एंड इंग्लैंड,
फ्रायर बैकन एंड फ्रायर बंगे। फ्रायर बैकन एंड फ्रायर बंगे जो इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है। द हिस्ट्री ऑफ ऑरलैंडो फ्यूरिसो, द स्कॉटिश फॉर अ रोमांटिक सेटिंग, ये इनके कुछ मेन प्लेज हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो नंबर 4 पे आती है यूनिवर्सिटी विट्स में, वो है थॉमस नैश, जो कि 1567 से 1601 तक हमारे पास रहे हैं। इन्होंने नोटेबल कंट्रीब्यूशन करवाया कॉमेडी के अंदर, और इनकी जो कॉमेडीज़ हैं वो अटैक करती हैं जो स्टेट के अंदर करंट अब्यूज़ चल रही थी, उन अब्यूज़ के ऊपर। इन्होंने और ग्रीन ने, ठीक है, इन्होंने मिलकर एक कंट्रीब्यूशन किया और कहते हैं इन्होंने लॉन्च करवाया था इंग्लिश पीरियोडिकल प्रेस, ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर। इनके जो फेमस वर्क थे वो थे अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, द टेरर्स ऑफ द नाइट, समर्स लास्ट, विल एंड टेस्टामेंट, द आइल ऑफ डॉग्स, द एनाटॉमी ऑफ अब्सर्डिटी, हैव विद यू टू सैफरॉन वेल्डन। ये जो है इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं थॉमस लॉस, जो कि 1558 से 1625 तक हमारे पास रहे हैं। ये रोमांस एक्सा की बेस पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। इनका एक वर्क है रोजालैंड, ठीक है, जो कनेक्ट करता है इस ग्रुप के साथ 3 फैक्टर्स की बेस पे। वो फैक्टर्स हैं टाइम, लोकेशन एंड वर्क्स। जैसा कि मैंने बताया कि रोमांस एक्सा की बेस पे फेमस थे। एक्सा होता है यूनिट्स को, मेजरमेंट्स को लेके चलना। ये मर्चेंट टेलर स्कूल से पढ़े थे उस पीरियड में, जिस पीरियड में जो स्टूडेंट्स थे वो ओकेजनली परफॉर्म करते थे कोर्ट के अंदर। और उसके बाद ये ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे ड्यूरिंग द पीरियड दैट जॉन लिली एंड जॉर्ज पील वर अटेंडिंग। और इन्होंने एक वर्क प्रोड्यूस करवाया था, वो जो वर्क था बाद में मास्टरपीस बन चुका हुआ था। बहरहाल इन्होंने जो वर्क्स लिखे थे वो थे रोज़लैंडे, यूफियस गोल्डन लेजेसीज, एंड अलार्म अगेंस्ट अयूरस, स्किलिस मेटामॉर्फोसिस, इन अ फिग फॉर मोमस। ये इनके कुछ वर्क्स थे। अब बात करते हैं हम लोग 6 जो हमारा यूनिवर्सिटी विट्स है, वो है थॉमस कीट, जो कि 1558 से 1994 तक हमारे पास रहे हैं। ये सेनेकियन टेस्ट के बड़े ज़्यादा शौकीन थे। इन्होंने सेनेकियन टेस्ट को फॉलो किया। सेनेका ट्रेजेडी कैसी ट्रेजेडी होती है? ऐसी ट्रेजेडी होती है जिसके अंदर लॉन्ग नरेशन हो, जिसके अंदर हमारे पास हॉरर हो, घोस्ट हो, ठीक है, मैडनेस हो, सुसाइड का दिखाया जाए एलिमेंट, मर्डर का दिखाया जाए, ब्लड शेड वगैरह दिखाया जाए। तो ये सब कुछ जो है हमारे पास शेक्सपियर की राइटिंग में भी नज़र आता है। खैर, ये सैनिकियन टेस्ट के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। इनकी राइटिंग के थे हम लोग को हॉरर, घोस्ट, हैंगिंग, स्टैबिंग, मैडनेस, पिस्टोलिंग, सुसाइड, ये सब कुछ नज़र आता है। इन्होंने शेक्सपियर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। इनका जो वर्क था द स्पेनिश ट्रेजेडी, उसने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया स्कॉलर्स को। सिसिल के एजेंट्स थे, उन्होंने मई 1593 की बात है, कीट को इम्प्रिजन कर लिया था एंड ड्रैग्ड इनटू टर्निंग स्टेट्स एविडेंस अगेंस्ट मार्लो। लेकिन जो मार्लो के मर्डर के बाद इनको रिलीज़ कर दिया गया था, रिहा कर दिया गया था। लेकिन इस साल इनकी जो फाइनेंशियल एड किया करते थे, हेल्प किया करते थे लॉर्ड स्ट्रेंज, उनकी डेथ हो गई थी। तो इनकी डेथ के फ़ौरन बाद जो है इनकी भी, जो हमारे थॉमस की है, उनकी भी डेथ हो गई थी। और जो लॉर्ड स्ट्रेंज थे उनकी डेथ बेसिकली मर्डर के थ्रू हुई थी, यानी किसी ने उनका मर्डर किया था। खैर, ये तो कुछ इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात करते हैं इनके इंपॉर्टेंट प्लेस की। जो इनके प्लेस हैं वो स्पेनिश ट्रेजेडी, ठीक है, और दूसरा हाउस होल्डर्स फिलोसफी, ये इनके इम्पोर्टेंट प्लेस हैं। अब इसके अलावा बात करते हैं हम लोग क्रिस्टोफर मार्लो की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर है और इसको सन माना जाता है यूनिवर्सिटी विट्स का। और इसने जो रेनेसांस पीरियड्स है उसके अंदर फ्रीडम और इंडिविजुअलिज्म को इंट्रोड्यूस करवाया, रिफ्लेक्ट करवाया। इन्होंने जो हीरोइक थीम्स हैं उनको पॉपुलर करवाया। इनका टेम्ब्रोलाइन बहुत ज़्यादा फेमस वर्क था और इस वर्क की बेस पे एक जो हमारा राइटर है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ अमंग द पीपल, अमंग द रेनेसां पीरियड। ये जो है ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग के अंदर। इन्होंने अपने जो करेक्टर्स हैं उनको रियलिटी दी, ठीक है, रियलिस्टिक एलिमेंट इंट्रोड्यूस करवाया करेक्टर्स के अंदर। ही गेव लाइफ एंड रियलिटी टू हिज करेक्टर्स। इन्होंने जो ट्रेजेडी थी उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट लेकर आए थे। ये एक प्ले राइट भी थे, पोइट भी थे, ट्रांसलेटर भी थे एलिजाबेथन एरा के अंदर। तो बेसिकली कहा जाता है कि अगर यहाँ पे मार्लो ना होता तो कोई शेक्सपियर ना आता, क्योंकि जो शेक्सपियर है उनकी जो राइटिंग है वो थ्रू एंड थ्रू मार्लो की राइटिंग के ऊपर बेस कर रही है। मार्लो ने ब्लैंक वर्ड्स में लिखा, शेक्सपियर ने भी ब्लैंक वर्ड्स में लिखा। मार्लो ने जो है वो हीरो लिया
ऐसा हीरो जो एक्चुअली में तो हायर रैंक से बिलोंग करता था लेकिन ह्यूमन था। तो शेक्सपियर का भी हीरो ऐसे ही था जो कि हायर रैंक से बिलोंग करता था लेकिन ह्यूमन था, यानी कि रॉयल क्लास के हीरोज़ थे उसके अंदर भी। इसकी जो ट्रेजेडीज़ थी उसमें कंट्रीब्यूशन था, तो उसका भी ट्रेजेडीज़ के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन है। तो इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क था इसका वो था टेम्बरलेन, द जी ऑफ माल्टा, डॉक्टर फोस्टर्स, एडवर्ड्स सेकंड। यहाँ पे डी आना है, EDWARD। अच्छा, तो एडवर्ड सेकंड, ये इसके इम्पोर्टेंट वर्क्स थे क्रिस्टोफर मार्लो के। तो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट यूनिवर्सिटी विट्स कंट्रीब्यूटेड अलॉट इन द टाइम पीरियड ऑफ रेनाइसा, और इन्होंने बेसिकली शेक्सपियर के लिए जो वेज थे वो पेव्ड किए, इन्होंने रास्ते हमवार किए, और इन्हीं के स्टाइल्स को लेकर शेक्सपियर ने लिखा। इवन के शेक्सपियर के ऊपर एक यूनिवर्सिटी विट्स था, ग्रीन नाम था उसका, उसने ना, रॉबर्ट ग्रीन ने एक पम्फलेट लिखा अब स्टार्ट करो, ठीक है। और उस अब स्टार्ट क्रो के अंदर उसने शेक्सपियर के ऊपर अटैक भी किया, क्योंकि उसको एक चीज़ का गुस्सा आया, जेलसी फील हुई कि वो बंदा जो कि यूनिवर्सिटी विट से बिलोंग भी नहीं करता और फिर भी वो इतना अच्छा लिख रहा है, तो क्यों लिख रहा है। सो ये कंक्लूजन था हमारा यूनिवर्सिटी विट्स का कि इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया इन द टाइम पीरियड ऑफ रेनाइसा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।